जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के गयाना दौरे की, जिसमें प्रधानमंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले गयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया और जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को प्रधानमंत्री ने सामने रखा, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी जुड़े हुए हैं, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अशोक जी। और हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और प्रोफेसर साहब, आपने भी ये संबोधन सुना है और ये जो लोकतंत्र पहले मानवता पहले, ये जो मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया है, कह सकते हैं कि अगर हम देखें गहराई से तो विश्व के अधिकतर जो समस्याएं हैं, जो संघर्षरत हालात हैं विश्व के, एक ये मंत्र है जो एक समाधान दिखाता नजर आता है। बिल्कुल। आप देखें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 विश्व के संसद के सत्रों में इस तरह से संबोधन कर चुके हैं और जब संसद में भाषण होता है तो इतिहास में संसद को लोकतंत्र का मंदिर एक तरह से मानते हैं और बहुत अग्रणी उसका योगदान रहा है कि लोकतंत्र किस तरह से उभर कर सामने पूरे विश्व में आया है। और ये भी जो कही नहीं गई बात वो ये कि भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मानवता की बात तो भारत के दर्शन में है, भारत के संस्कृति में है, पूरा विश्व परिवार है, ये हम हमेशा कहते हैं। तो ये बात भी ज़रूर सामने आई, पर जो मुझे अलग लगा इस भाषण में वो ये था कि विनम्रता और उदारता का भाव उसमें मुझे लगा कि ज़्यादा था। जैसे कोई अपने परिवार से ही बात कर रहा हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक नज़रिए से उस पर मुझे नहीं लगा कि कोशिश हुई कि उस तरह का भाव सामने आए। तो भाषण में देखें उन्होंने क्रिकेट से शुरू किया, फिर अपने 24 साल पहले की यात्रा की बात की, फिर चटनी के स्वाद से लेकर FDI के प्रभाव तक पूरा बड़े ठहरे हुए तरीके से उन्होंने अपना बात साझा की एक तरह से कि किस तरह से वहाँ नेशनल स्टेडियम बनाने में भारत ने योगदान दिया या 30,000 घरों में सौर ऊर्जा पहुँचाने की कोशिश की या आने वाले समय में लाइन ऑफ क्रेडिट या क्या क्या हो सकता है। पर पूरा भाव जो रहा वो कोशिश ये रही कि ऐसा ना लगे कि 8 लाख जनसंख्या वाले देश में 140 करोड़ के देश वाले नेता बात कर रहे हैं। इसीलिए आप देखें कि जब भी भारत की उदाहरण उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में साझा करने की कोशिश की तो संख्या को छोड़कर प्रतिशत उन्होंने इस्तेमाल किया अपने भाषण में कि इतना हिस्सा, जैसे नारी नेतृत्व की बात की तो कितने प्रतिशत महिलाएं फाइटर पायलट हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं सिविल पायलट हैं सिविल एयरलाइंस में। तो वो मुझे लगता है कि उसके पीछे यही सोच थी कि जैसे परिवार से बात करते हैं उस तरह से बात होनी चाहिए, बड़े शक्ति के नज़रिए से बात नहीं होनी चाहिए कि बहुत बड़ी जनसंख्या या आर्थिक शक्ति वाला कोई देश से नेता हमारे यहाँ आए हैं। तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि 24 साल पहले के मेरे अभी भी जो कुछ बातें हैं मुझे याद हैं और यहाँ भी कुछ लोगों को याद होनी चाहिए। तो वो जो तालमेल का नज़रिया तरीका मुझे लगा भाषण में वो ये था कि हम एक ही परिवार से हैं, हमारा जो चाहे चुनौतियाँ रही हों, स्वतंत्रता संग्राम का समय रहा हो, उसमें कितना साझा हमने पूरा एक तरह से जीवन जिया है। प्रोफेसर साहब, बहुत विनम्रता से और आत्मीयता से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विभिन्न बातों को सामने रख डाला। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई 24 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, उन्होंने तमाम बातों को ये गिनाया कि मुझे याद है, सब कुछ याद है, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। ये उनकी व्यक्तित्व का भी एक अनुपम पहलू सामने रखता नजर आता है कि किस तरीके से एक राजनेता के तौर पर ही नहीं, एक व्यक्ति के तौर पर भी दुनिया भर में घूमकर अनुभव एकत्रित करने के बाद एक ऐसे वैश्विक स्तर के नेतृत्व
को हम देख पाते हैं, ये संभव हो पाता है। लेकिन अशोक जी, आपसे मैं सवाल ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बातों बातों में प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे बिंदु भी सामने रखे जिन पर गौर करना जरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम विस्तारवाद में विश्वास नहीं रखते, कि हम दूसरों के संसाधनों पर कब्जा नहीं करते, और इसी बात को कहते हुए उन्होंने जो मंत्र सामने रखा वो ये कि हमारी सोच ये है कि एक भी देश पीछे ना छूटे। क्या बड़ा संकेत प्रधानमंत्री दे रहे हैं इस इन शब्दों के माध्यम से। जी बहुत धन्यवाद ममता जी, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। देखिए, जब वो कहते हैं जो हम विस्तारवाद पर विश्वास नहीं करते, हम विकासवाद पर विश्वास करते हैं, तो विस्तारवाद इस विश्व में कौन करता है, किसका ये नजरिया है, किसका ये स्ट्रैटेजी है, किसकी ये अप्रोच है, तो ये बिना कहे सबको मालूम है। जो विस्तारवाद चीन करता है, चीन को हम देखें, अपने क्षेत्र में देखें, भारत के विरुद्ध देखें, साउथ चाइना सी में देखें, इंडो पैसिफिक में देखें, या फिर उसके जो उसने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया हुआ है, उसमें और देशों में वो देकर उनको जिसे कहा जाता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में वो बिलीव करता है। अशोक जी, मेरा ये सवाल पूछने के साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि महेश सचदेवा जी जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक रहे हैं, उन्होंने एक बिंदु चर्चा में 1-2 दिन पहले इस बात को सामने रखा था कि ये जो कैरेबियाई देश हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत समिट भी हुआ है, उस समिट में इन तमाम देशों के साथ प्रधानमंत्री की भी बातचीत हुई है, उन्होंने इस बात को सामने रखा था इन कैरेबियाई देशों के मन में एक आशंका, एक संदेह हमेशा से रहा है अन्य बड़ी ताकतों को लेकर, बड़े देशों को लेकर। तो कहीं लगता है कि उसी संदेह का निवारण प्रधानमंत्री कर रहे थे जब इन बिंदुओं को सामने रख रहे थे। जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और जो अम्बेसडर महेश सचदेव ने ये कहा होगा, जो आपने बताया है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि देखिए, ये स्मॉल कंट्री बिग कंट्री सिंड्रोम तो हर देश में ये होता है, और अगर आप हमारे भारत के आसपास के क्षेत्र में भी देखें, हमारे पड़ोसी क्षेत्र देश जो हैं, उनके जहन में भी ये बात रहती है, जो भारत एक बड़ा देश है, तो कहीं हमारे जो हित हैं वो एकदम लुप्त नहीं हो जाए और भारत अपने ही हितों को आगे ले जाने का प्रयास नहीं करे। इसीलिए आपने देखा है तो छोटे देशों के मन में ये शंका होना स्वाभाविक होता है। और आपने देखा होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी आए 2014 में, मई 2014 में उन्होंने अपना शपथ ग्रहण की, और उसके बिल्कुल ही बाद उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का यहाँ पर ऐलान किया। तो देखिए, भारत जो करता है वो अपना जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसको हम सामने करके रखते हैं। अभी अगर आपने देखा, आपने खुद कहा ममता जी, इसमें अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो हमने जब कोविड-19 पेंडेमिक हुआ तो उसमें हमने सारी जो वैक्सीन्स थी, हमने कितनी जल्दी हमने जब अपनी वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू की, उसके तुरंत बाद हमने अपने जो सारे पड़ोसी देश थे, छोटे देश हैं, देखिए भारत को अगर मिलाया जाए और 7-8 जो सार्क के मेंबर्स हैं, अफगानिस्तान को भी मिलाकर, तो उन सबकी अर्थव्यवस्था को ले लीजिएगा, उन सबकी जनसंख्या को ले लीजिएगा, उन सबकी क्षेत्रफल है, उन सबको ले लीजिएगा, परंतु भारत का उनसे सबसे ज्यादा है, करीब पूरे उसमें 70%, 70-80% के आसपास होगा। परंतु भारत ने कभी अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको इस नजर से नहीं देखा जो वो छोटे देश हैं जी। या भारत एक बहुत बड़ा देश है। और वही जो अभी प्रोफेसर स्वरण सिंह भी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं, जो जब उन्होंने वहां पर भी भाषण दिया तो उन्होंने एक मित्र के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में, जो हम जो काम करते हैं वो आपकी जरूरतों को देखकर हम करते हैं, हम आपके रिसोर्सेज को लेने के लिए वहां पर नहीं आए हैं, ना हम विस्तारवाद की नीति करते हैं, ना रिसोर्सेज आपके पास जो एसेट्स हैं उनके ऊपर हम कब्जा करने आए हैं। हम जो आपकी सहायता करेंगे वो आपके अनुसार जो आपकी जरूरतें हैं उसको हम पूरा करने के लिए करेंगे। जी अशोक जी, मतलब विकास आधारित सहयोग को परिभाषित किया प्रधानमंत्री ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, लेकिन प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री के संबोधन में एक ये सोच भी सामने आई कि किन मायनों में और किन बिंदुओं के आधार पर ग्लोबल साउथ और छोटे देशों, द्वीपीय देशों के साथ भारत भी जुड़ा रहा है, इसको भी प्रधानमंत्री ने सामने रखा है। जब उन्होंने इंडियन ओशन की बात की, वहां के द्वीपीय देशों की बात की, सागर विजन की बात की, ये तमाम बिंदु वो बिंदु हैं जो ये दिखाते हैं कि भारत की सोच में, भारत की रणनीति में
ग्लोबल साउथ के साथ यूरोपीय देश भी रहे हैं प्राथमिकता के तौर पर। क्या ये भी एक ऐसा प्रयास या सोच रही इस संबोधन में जो सामने निकल कर आई, जो इन देशों को कहीं ना कहीं वो विश्वास जगाते हैं और वो आत्मीयता भी जगाते हैं ताकि ये भारत के साथ जुड़कर आगे बढ़ सके? सबसे पहली बात तो ये कि विश्व में जब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होकर सामने आई है और उसके चलते भारत का नेतृत्व बढ़ा है विश्व में जी, तो किसी भी दूसरे देश को कुछ उपनिवेशवाद वगैरह की कोई सोच नहीं है भारत को लेकर कि हमारे आकर संसाधन ले लेगा ये देश या हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, किसी तरह से हमारी भूमि हथिया लेगा। ये सोच बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतिहास वैसा नहीं रहा। आज दूसरी जो शक्ति उभर कर सामने आई है वो चीन है, और चीन का ज़्यादातर जितना भी फैलाव हुआ है वो संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हुआ है, कारोबार के नज़रिए से हुआ है। तो भारत किस तरह से अलग हो सकता है, भारत अलग होकर आकर्षण वाला देश कैसे बन सकता है? तो भारत के अपने इतिहास में, सभ्यता में, संस्कृति में, दर्शन में ये सब है कि पूरे विश्व को हम अपने परिवार की तरह से देखते हैं। इसीलिए आज भारत विश्व को एक दोस्त की तरह सामने आकर अपने आप को पेश करता है। विश्व मित्र की हम बात करते हैं, विश्व बंधु की बात करते हैं, और उसके एक के बाद एक उदाहरण भी हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब वेस्टर्न पैसिफिक में जाते हैं, वहाँ के छोटे टापू देश हैं वो सब मिलकर भारत से जुड़ना चाहते हैं। अब कैरिबियन में कैरिकॉम के साथ दूसरा शिखर सम्मेलन होता है। ये सब छोटे बड़े देश एक जैसे माने जाते हैं भारत की सोच में, वो इसलिए भी क्योंकि भारत इन सभी की बात को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। और जो बड़े शिखर सम्मेलन होते हैं जैसे G20 का, सुरक्षा परिषद का बैठक होती है, जब कभी भारत वहाँ बैठता है, तो इन सब की जो चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं, सोच है, उसको लेकर वहाँ अपनी बात आगे कहता है। तो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय होते हैं, जो नई कोशिशें होती हैं, वो ज़्यादा कामयाब होने की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर देश जुड़ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जब मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भारत कोई प्रस्ताव पेश करता है, तो वहाँ तो हर देश की एक वोट है। तो कितने देश अपने आप को भारत से जुड़ा हुआ पाते हैं ऐसे अवसर पर, तय करेगा कि भारत की बात में कितना प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता है, और किस तरह से भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे बैंकों की बात हो या दूसरे संस्थानों की बात हो, लगातार सुधार करने की बात करता है। तो ये जो एक तरह से जनसमूह देशों का है भारत से जुड़ता हुआ, वो अपने आप में भारत को अपने आप ही बहुत प्रभावशाली देश बना देता है। ये जो प्रधानमंत्री के संबोधन में एक बड़ी बात जो अमूमन हर संबोधन में जब वो जाते हैं और निकलकर सामने आती है, वो ये भी कि लोगों का भी जन कल्याण केंद्र बिंदु होता है उनके संबोधन में, उनकी सोच में, उनकी पहल में, उनकी तमाम योजनाओं में भी हम देख रहे हैं कि यही दिखता है। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि युवाओं को आमंत्रित करते हैं गयाना के और कहते हैं कि कोलैबोरेट ग्लोबली, एक्ट लोकली, हमारे इनोवेटर्स, हमारे साइंटिस्ट के साथ जुड़िए ना, आकर सीखिए और फिर अपने देश का विकास करिए, ये भी एक वो जो बड़े दिल वाली बात तो है ही, लेकिन एक बड़ा आमंत्रण गयाना के युवाओं के लिए कि वो आए, जुड़ें और अपना विकास करें। प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों को जो भारत की आत्मा को सामने लाती हैं, बड़े अच्छे से उनका व्याख्यान करते हैं अपने भाषणों में, पर वो चीज़ें हमारे सभ्यता में, दर्शन में शुरू से रही हैं। आपको याद होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का क्या एक संदेश था आने वाले नेतृत्व को, कि यदि कोई भी आप नीति बनाना चाहते हैं या कोई निर्देशन देना चाहते हैं, उसके पीछे आपको ये देखना होगा कि सबसे गरीब से भी गरीब जो भारत का नागरिक है, उसको इससे कैसे फ़ायदा होने वाला है। तो मानवता से जुड़ने का जो सोच है वो भारत में हमेशा से रही है। आज भारत की क्षमता जो है उसमें फ़र्क है। मंशा हमेशा से थी कि पूरे विश्व से हम जुड़ें, और शुरू से ही स्वतंत्रता के बाद लगातार भारत जुड़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी बैठकें होती हैं, जहाँ निर्णय लिए जाते हैं, जहाँ नई शुरुआत होती है, लगातार जुड़ता है। पर आज भारत की जो क्षमता है जाकर दूसरों से जुड़कर अपने विकास के साथ उनका विकास आगे बढ़ाने की, वो क्षमता आज अलग है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये जो क्षेत्र जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इसको विदेश नीति का एक तरह से लास्ट फ्रंटियर कहा जाता था, कि ज़्यादा ध्यान पड़ोस में रहता था, फिर या फिर बड़ी ताकतों के साथ कैसे तालमेल बनेगा रहता था। आज चाहे वो
वेस्टर्न पैसिफिक के छोटे टापू देश हों या फिर कैरिबियन के पूरे विश्व में जब भारत लगातार जुड़ता हुआ नजर आता है अपनी नई क्षमता के साथ, तो ये संभव हो पाता है। जब ये हमें लगता है कि महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री गयाना जैसे देश में जाकर 2 दिन अपना समय दें, लोगों से मिलें, कैरिकॉम की दूसरे शिखर सम्मेलन में शामिल हों। तो ये बदलते हुए भारत की क्षमता की बात है, पर सोच हमारी हमेशा से ऐसी ही रही है। जी, और मेरे को लगता है कि आज के विश्व में ये बहुत महत्वपूर्ण है जब भारत इस सोच को भी सामने रखता है कि अपना विकास भी करना है, ग्लोबल साउथ का विकास भी करना है, जिसके हिसाब से, जिसके आधार पर विश्व का भी सकारात्मक विकास आगे बढ़ सके। तो डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की संसद में अपने संबोधन के माध्यम से विश्व को भी दिया है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी अशोक श्रीवास्तव जुड़ेंगे आपके साथ और बढ़ाएंगे इस चर्चा को आगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए।